23 जुलाई सन 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की कई मुख्य बातें हैं, आइए समझते हैं बजट का सार। आखिर जानते हैं 83 मिनट के बजट भाषण में आपके मतलब का क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने कई क्षेत्रों पर जोर दिया है। कई चीज़ें सस्ती हो गई है तो कुछ सामान महंगे हुए हैं। इस आम बजट का बिहार को बेसब्री से इंतजार था और सरकार ने बिहार के लिए दिल खोलकर ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट में इस बार युवाओं और रोजगार पर खासा जोर दिया है, जिसमें शिक्षा के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 32% ज़्यादा है। इसी के साथ सरकार ने निवेश, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। आइए समझते हैं पूरी बजट की मुख्य बातों को। थोड़ी राजनीतिक दिखाई पड़ती है ये बजट घोषणाएं, क्योंकि वित्त मंत्री ने एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, बिजली घर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए कई कार्यों के जरिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टार्टअप में सभी कैटेगरी के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा की गई है। जब कोई नॉन लिस्टेड या स्टार्टअप कंपनी शेयर जारी कर पूंजी जुटाती है और उसका वैल्यू कंपनी के उपयुक्त बाजार मूल्य से अधिक होता है, तब उस पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। मुद्रा लोन योजना के तहत एमएसएमई के लिए कर्ज सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव और स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कैपिटल फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। नई किस्मों की शुरुआत के तहत किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। बजट में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया गया है। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किए जा रहे हैं। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी रही है, जिसके अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा हम इसे आगे और प्रोत्साहित करेंगे। मिडिल क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50% बढ़ाकर 75,000 रुपये करने के साथ नई इनकम टैक्स असेसमेंट सिस्टम चुनने वाले टैक्स पेयर के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। मिडिल क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50% बढ़ाकर 75,000 रुपये करने के साथ नई इनकम टैक्स असेसमेंट सिस्टम चुनने वाले टैक्स पेयर के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। नए टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख आय पर 0%, 3 से 7 लाख आय पर 5%, 7 से 10 लाख आय पर 10%, 10 से 12 लाख आय पर 15%, 12 से 15 लाख आय पर 20% और 15 लाख अधिक से आय होने पर 30% नए कर व्यवस्था की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि इससे टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजीम के तहत सालाना
17,500 रुपये तक की बचत होगी। नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें कम हैं, हालांकि इसमें मिलने वाली छूट भी न के बराबर है, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। निर्मला सीतारमण ने बजट में ग्रामीण विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए का बजट ऐलान किया, जो कि देश की जीडीपी का 3.4% है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ किफ़ायती आवासों के निर्माण के लिए सहायता, छोटे और मझोले उद्यमों को कर्ज सहायता प्रदान की गई है। रोजगार की चुनौतियों के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और दूसरे मौके उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 5 साल की अवधि में 1.48 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कंपनियों के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। इसमें पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 माह के वेतन का पेमेंट और नौकरी के पहले 4 सालों में उनके रिटायरमेंट फंड अंशदान के बारे में ऐलान है। एम्प्लॉयर को हर एक एक्स्ट्रा कर्मचारी के EPFO योगदान के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपये हर महीने तक का भरपाई शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्किल में सुधार के साथ छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए रियायती लोन भी दिए जाएंगे। बजट में उधारियों को छोड़कर कुल रिसीट 32.07 लाख करोड़ और खर्च 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। नेट टैक्स कलेक्शन 25.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। सीतारमण ने कहा कि सरकार का फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। यह 2024-25 के लिए फरवरी में पेश अंतरिम बजट में अनुमानित 5.1% से कम है। इसकी वजह मजबूत टैक्स कलेक्शन और भारतीय रिजर्व बैंक से उम्मीद से ज़्यादा लाभांश की रकम है। उन्होंने ग्रॉस मार्केट रेट को मामूली रूप से घटाकर 14.01 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दी गई है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई वित्तीय संपत्तियां लॉन्ग टर्म कैपिटल होंगी और उनसे होने वाली लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जो कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर लाभ कमाने वाले लोगों के जेब पर भारी पड़ने वाला है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। घरेलू संस्थानों में 10 लाख रुपए तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा। दिवाला और दिवालियापन संहिता के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि बिहार अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है और नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना पर प्रगति की कमी पर ध्यान दिया है। सरकार अनुमानित 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित करेगी। हर साल बाढ़ का सामना करने वाले असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। व्यापक बाढ़ क्षति का सामना करने वाले हिमाचल प्रदेश को बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनः निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्री ने इक्विटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT को बढ़ा दिया है। यह 0.01% से 0.02%
किया गया है। इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में गिरावटें आई है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% किया गया है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनियम पर 6.4% किया गया है। शेयरों की रिपरचेंज पर होने वाली इनकम पर भी टैक्स लगाया जाएगा। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव रखा गया है। ई कॉमर्स कंपनियों पर TDS की दर 1% से घटाकर 0.1% की गई है। इनकम टैक्स असेसमेंट आकलन को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो। सरकार इनकम टैक्स असेसमेंट एक्ट 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। अंशुमान तिवारी के अनुसार पूरे बजट को कुछ चंद लाइनों में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है। अगर बजट को दूर से खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार को इससे 3 मैसेज देने थे। पहला, हमें रोजगारों के प्रति चिंतित दिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूसरा, गठबंधन घटक को खुश रखना। और तीसरा, मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में बदलाव कर थोड़ी सी ही सही लेकिन राहत देना। धन्यवाद।